प्यारे बच्चों, आपका नए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं आपके लिए। केमिकल बॉन्डिंग इसके पहले भी आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन इस क्लास में हमको नए सिरे से केमिकल बॉन्डिंग को समझना है कि किस प्रकार से केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर लेवल तक ले जाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक ले जाना है। तो सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव एंड केमिकल बॉन्ड, एक कंसेप्ट हम आपको देना चाहेंगे। बेसिकली जो हम लोग हाई स्कूल के बाद जब पढ़ना शुरू करते हैं तो यूजी की क्लासेस तक आते आते इलेक्ट्रॉन हमारे लिए एक वेव बन जाती है। तो क्योंकि तब हम उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके तब उसके बाद बताते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह काम करता है और वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। तो लेकिन अभी तक जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ाया गया उसमें क्या था, उसमें एक डिफिनिट बाउंड्री थी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन को लेती है और उसके इंटरेक्शन को दिखाती है। तो इलेक्ट्रॉन वेव एंड केमिकल बॉन्ड्स, इसको हम स्टडी करेंगे इस आपके सेक्शन में। चूँकि आपके सिलेबस के यूनिट 2 जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको आप देखेंगे तो उसमें क्या है, वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। तो सबसे पहले हमको कोवेलेंट बॉन्ड को समझना पड़ेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड को जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला जो आपके टॉपिक में है कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है दोनों एटम्स की तरफ से तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो अगर दोनों ही एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं तो वैसी स्थिति में जो उनके बीच के पोलरिटी होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो एटम होते हैं वो समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं और इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और ज़्यादा होने लगती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करती है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ और पोलर कंपाउंड्स बनते हैं। तो वैसे में हम कह सकते हैं कि जो पोलर कंपाउंड्स बनते हैं उनमें क्या होता है, उसमें कुछ आयनिक करेक्टर आ जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देयर आर द बॉन्ड्स, द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैविंग द आयनिक करेक्टर एंड देयर आर फ्यू आयनिक बॉन्ड्स हैविंग कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, इसलिए कंप्लीट ये कह देना कि बिल्कुल ये कोवेलेंट 100% हो गया, ये तभी हो सकता है जब हम कहेंगे कि वो बिल्कुल दोनों ही एटम समान है। जबकि आपके सिलेबस में लिथियम हाइड्राइड भी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी है, ये दोनों जो कंपाउंड आप देख रहे हैं वो क्या है आपके सिलेबस में, वो आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। H2 के मालिक्यूल को अगर हम देखेंगे तो समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम वैलेंस बॉन्ड अप्रोच को आप जो देख रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में क्या कहा गया है, और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच को हम देखेंगे। तो एक चीज़ आपके समझ में आ रही है कि वैलेंस बॉन्ड में जो कहा गया था कि दो अलग अलग एटम आपस में आकर के और जुड़ते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके सिलेबस से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये सिंपल दो हाइड्रोजन के एटम हैं जो कि अब जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दे आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जब एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन होगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन एक तरीके से दोनों ही फोर्स एक साथ इसमें काम करते हैं। तो नेट रिज़ल्ट जो होता है वो नेट रिज़ल्ट क्या होता है, नेट रिज़ल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है। तो आप इसमें देखेंगे, ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये दोनों ही हाइड्रोजन के एटम हैं, और ये बेसिकली इनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो वैसी स्थिति में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वैसी स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आप देख रहे हैं वो कैसी है, वो जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, जीरो है, आपको दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जीरो, पोटेंशियल एनर्जी बीच का पोर्शन आपको जीरो दिखाई दे रहा है। यानी इस पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर अगर जाता है ये ग्राफ आपका,
तो इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा और नीचे जाता है तो स्टेबिलिटी को बताएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ में आप इसको देख रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर है वो हम कम करते जा रहे हैं। देखिए ये ज़्यादा आर की वैल्यू ज़्यादा है, उसको हम कम करते जा रहे हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस्टम है, यानी एक एचएम एटम इसका, और वो क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन की तरफ जा रही है। और आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे एक सीमा तक ये डाउन जा रही है, ठीक है ना। और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये 74 पिकोमीटर तक जा रही है, ठीक है ना। से मैक्सिमम जो नेट अट्रैक्शन है, ठीक है ना, वो क्या होता है, और मिनिमम एनर्जी, यानी कि अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और मिनिमम एनर्जी तक यहाँ तक गया। इसके बाद जब हम इसको और ज़्यादा नज़दीक ले जाने का प्रयास करते हैं, देखिए दो हाइड्रोजन के एटम आपको दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग हुई और म्यूचुअल शेयरिंग हो करके एक बॉन्ड बना। तो इसके बाद आप देख रहे हैं, इससे अगर हम ज़्यादा नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं, यानी कि और न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर कम करने का प्रयास करते हैं, तो वैसे में हमको क्या दिखाई दे रहा है, अचानक एनर्जी बढ़ जा रही है। यानी कि अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो यहाँ पर एक्टिव हो गया। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सन देगा कि ये इसकी एनर्जी अचानक बढ़ने लगेगी, यानी ये डीस्टेबल होने लगेगा। तो कुल मिला के इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि जो मिनिमम एनर्जी, ये देखिए माइनस आपको दिखाई दे रहा है, -436 किलो जूल पर मोल, यानी जो मिनिमम एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो कितनी है, वो यहाँ पे आ रही है। वो कब हो रही है? जब 74 पिकोमीटर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। और वास्तव में हाइड्रोजन एटम जो है वो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो उसी के बराबर होती है 74 पिकोमीटर के। और ये हम आपको आइडियल, तो ये जो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर नहीं, ये थ्योरेटिकल है। हम आपको एक कल्पना के हिसाब से बता रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होते हैं, हाइपोथेटिकल एक अप्रोच हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस हाइपोथेटिकल अप्रोच को हम क्या करेंगे, लेकिन हमें पता है क्या, हमें जो प्रैक्टिकली पता है वो क्या, 74 पिकोमीटर, दैट इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एंड नाउ द बॉन्ड एनर्जी इज 436 किलो जूल पर मोल। यानी ये दो चीज़ हमको प्रैक्टिकली पता है, और उस प्रैक्टिकली जो पता है उसको हम हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस तरीके से दो एटम आपस में नज़दीक आते होंगे, और नज़दीक आ करके और तब इस प्रकार से उनकी एनर्जी डाउन होती होगी और वो जाते होंगे। जबकि अभी हम आपको वेव फंक्शन के द्वारा इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ इसका। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जैसे एच है, ये 74-75 के आसपास होता है पिकोमीटर, ठीक है। और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से है। तो उसी प्रकार से ये देखिए फिर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो एक चीज़ हमको देखने में आ रही है क्या, कि अगर बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है तो एनर्जी क्या है, कम है। देखिए ये बॉन्ड लेंथ क्या है, और ज़्यादा है तो एनर्जी क्या है, कम है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ और एनर्जी में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, ठीक है। अब लेकिन ये सीधा सीधा नहीं होता, कुछ करेक्टर्स जो कोवेलेंट करेक्टर उसमें आने लगते हैं या आयनिक करेक्टर आने लगते हैं, तो वो हल्का सा कभी कभी डेविएट भी होता है इन चीज़ों से। लेकिन एक जनरल आइडिया हम कह सकते हैं कि अगर सेम एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, उनके बीच बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। और वो कब तक जाएगी, वो बॉन्ड लेंथ जो आपको आता है जैसे 74 पिकोमीटर, अगर इसको हम 70 पिकोमीटर करें तो एनर्जी फिर बढ़ने लगेगी। ये आपने देख रखा है ऑलरेडी इस ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा। अब मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक अप्रोच है, और दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अप्रोच है। अगर हम देखें तो दो अप्रोच हैं जो आपके सिलेबस में बेसिकली पढ़ना है। इसके बाद लीगेनफेल्ड थ्योरी का भी अप्रोच आता है। थोड़ा सा मैं लास्ट में आपको उसके विषय में भी कुछ आउटपुट दूंगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मॉडल्स दूंगा, जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे,
तो आपके सिलेबस में जो हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोजन को ही एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि हाइड्रोजन को किस प्रकार से एक वैलेंस बॉन्ड मॉडल के साथ 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 में उसमें किस तरीके से एडिशन करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ ले जाते हैं और किस तरीके से उसको देखते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैन शेयर व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द इन फेज हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। दो जो एटम होते हैं उनके साथ हाफ फील्ड ऑर्बिटलों के शेयर होते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड का मॉडल है और वैलेंस बॉन्ड मॉडल में ये क्या दिखाई दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना। और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड दोनों के ओवरलैपिंग के कारण ये सिग्मा बॉन्ड बना। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। अगले में फिर वही देखने का हम प्रयास करेंगे इसी को कि किस तरीके से जब दोनों एटम एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो नज़दीक आने पर ये किस तरीके से इनकी एनर्जी कम होती जा रही है और कम होने के बाद देखिए आप देख रहे हैं ये दोनों ही ऑर्बिटल क्या हो गए, एक दूसरे से ओवरलैप हो गए और ओवरलैप होने के बाद ये क्या है, एक बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाया इन्होंने। ठीक है, और देखिए और हम नज़दीक ले आए इनको और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी। लेकिन अब अगर हम इससे ज़्यादा नज़दीक ले आएंगे तो क्या होगा, इनका रिपल्सिव जो इंटरेक्शन है वो बढ़ने लगेगा और मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, डी स्टेबल हो जाएगा। और डी स्टेबल होने के कारण फिर क्या हो जाएगा, वो जो है स्थायी नहीं रहेगा। एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसमें क्या है, ये दोनों ही एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ आ रहे हैं। आप देखिएगा इसको ध्यान से तो आपको ये समझ में आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक मॉडल है, ये हाइड्रोजन का नहीं है, आइडियल मॉडल आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको इसमें दिखाई देगा। देखिए इनका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में नज़दीक आ रहे हैं और नज़दीक आके एक दूसरे के साथ जैसे ही शेयरिंग हो रही है वैसे ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज़ हो रही है। और जैसे एनर्जी रिलीज़ हो रही है मतलब कि वो बॉन्ड बन गए, अब ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो ये एक मॉडल के रूप में आपको दिखाने गया है। ये इसलिए दिखाया गया है कि बेसिकली इसमें जो शेयरिंग हो रही है उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी आइडेंटिटी, अपनी एग्जिस्टेंस बनी हुई है। ये बेसिकली ये वैलेंस बॉन्ड मॉडल को शो करता है। हाइड्रोजन के विषय में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये वैलेंस बॉन्ड मॉडल को शो करता है। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे कि सेम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बनने को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से एक्सप्लेन करता है और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ जो हम शिफ्टिंग करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो मेन आइडिया अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल ऑक्युपाई द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जस्ट एज ए इलेक्ट्रॉन एंड एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी रूल, आप ये कह सकते हैं कि इनफैक्ट द मॉलिक्यूल इज a specific type of atom having more than one nucleus, because each and every rule which applied on the electronic configuration of the atom are also same applied on the electronic configuration of the molecules. It means that if Aufbau principle is applied on electronic configuration of atom, then same Aufbau principle is also applied on the electronic configuration in molecular orbital. If Hund's rule is applied on the electronic configuration of atomic orbitals, then similarly the same Hund's rule also applied on the electronic configuration of molecular orbitals. Now the two electrons as per molecular orbital just as two electrons as for atomic orbitals. अब हम देखेंगे कि इनका कम्बिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं आपको लीनियर कम्बिनेशन का बाद में ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। अभी आप सिंपली इसको देख लीजिए, बाद में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल पर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। बाद में उसको हम समझाएंगे आपको। जेम्स हुई वगैरह की बुक अगर आप कंसल्ट करेंगे तो उसमें एटम को इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल में दिखाया गया है, तो उस क्लाउड को 3 डायमेंशनली देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा आगे उसके लिए। तो यहाँ पे हम सिंपल देख रहे हैं, क्या हम सिंपल देख रहे हैं कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड इज एक्सप्रेस टू वेव फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ एटम्स
एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एक बार हम क्या करेंगे, सम करेंगे, एक बार डिफरेंस करेंगे। इनफैक्ट आप देखिए इसमें लिखा है बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, नॉट सब्सट्रैक्शन, एंटी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन नॉट सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देयर आर बोथ आर अ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से, लेकिन किस तरह का कॉम्बिनेशन है, एडिटिव कॉम्बिनेशन है, सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन। इट मीन्स दैट देयर इज ए इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स, ठीक है ना, इन सेम फेज एंड इन अपोजिट फेज। अगर हम देखते हैं, अब इसी को वेव के रूप में आप देखने का प्रयास करिए, वेव के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक ना, कॉम्बिनेशन को। तो किस तरीके से देखेंगे आप, देखिए इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ वेव के रूप में। ये देखिए ये वेव है, वेव के रूप में आप क्या देख रहे हैं, वेव के रूप में आप देख रहे हैं कि देखिए ये ए यानी हाइड्रोजन ए की वेव है और ये हाइड्रोजन बी की वेव है। ये दोनों वेव सेम फेज में, देखिए यहाँ पर दोनों अप हैं तो ये दोनों अप हैं, ये दोनों डाउन है तो दोनों डाउन है, यानी साइज की जो फेज है वो सेम है, ये वेव है। तो इस वेव को आप देख रहे हैं कैसी है, सेम फेज में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर सेम फेज में इंटरेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोथ आर इनफैक्ट इंटरफेरेंस, यानी बोथ आर इनफैक्ट इन वेव के टर्म में हम देखेंगे तो बोथ आर कॉम्बिनेशन, बट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हेयर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। ये देखिए ये दोनों सेम फेज में एक साथ जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो उसमें क्या हो जाती है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो साई की वैल्यू है वो बढ़ जा रही है और साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और साई स्क्वायर की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी यानी कि जो आपका सेंटर लाइन है, यहाँ पे जो सेंटर लाइन है उससे जो अप एंड डाउन यानी जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो वेव है वो सेंटर लाइन जो सेंटर पॉइंट है उससे मैक्सिमम जो वो डेविएट करता है वो क्या रहा है, वो बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, कुल मिलाकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होगा। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए डिस्ट्रक्टिव मोड का इंटरेक्शन है, ये देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में है, दोनों ही अपोजिट साइन में वेव इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव मोड है। और डिस्ट्रक्टिव मोड के कारण क्या हो गया, ये जो जहाँ ये इंटरेक्शन होगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। साई देखिए ख़त्म हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन का वेव है, ये भी इलेक्ट्रॉन वेव है और ये दोनों आपस में डिस्ट्रक्टिव मोड में इंटरेक्ट करे, इसलिए क्या होगा, ख़त्म हो गया। तो हम ये देखते हैं कि दो तरह के अप्रोच आपको दिखाई दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में बॉन्डिंग और डिस्ट्रक्टिव अप्रोच में एंटी बॉन्डिंग का इंटरेक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी को वेव फंक्शन के रूप में आप देखिए, यहाँ देखिए आप एनालिसिस अनदर, ये साई है, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का है और ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच का है। तो यहाँ पे आपको साई स्क्वायर जो बॉन्डिंग का अप्रोच है वहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पे नोट पाया जा रहा है, मतलब कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे नहीं है। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग अप्रोच के साई के प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर के आपको प्रेजेंट करके दिखाया गया है। इसको अगर हम एनर्जी के रूप में देखें, एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए देखें तो हमें क्या समझ में आएगा, हमें समझ में आएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन दे इंटरेक्ट इन कंस्ट्रक्टिव मोड एंड डिस्ट्रक्टिव मोड। नाउ इन कंस्ट्रक्टिव मोड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजेस एंड देयरफॉर इट नोन एज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इन डिस्ट्रक्टिव मोड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज increases that may explain as a एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपसे पहले भी कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एटॉमिक ऑर्बिटल में कन्फिग्रेशन के जो रूल्स हैं आप बाउ प्रिंसिपल, वो इसमें भी लागू होगा, उन्स रूल इसमें भी लागू होगा। तो हम देखते हैं आप बाउ प्रिंसिपल क्या करता है, पहले लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होता है और अगर सेम है तो क्या होता है, उसके बाद पेयरिंग होगी और उसके बाद तब हायर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल होगा। तो इसका मतलब दोनों के जो एक एक इलेक्ट्रॉन थे, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और ये दोनों जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को चूज़ करेंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम एमओ थ्योरी के आधार पे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ये इस तरीके से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बनता है। इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए फेज दिखाने का प्रयास किया गया है। ये तो दोनों ही ब्लू कलर से है, सेम फेज, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब ये जब दोनों सेम फेज में इंटरेक्ट करते हैं तो ये देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसमें बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जबकि यहाँ पर क्या है, देखिए बीच में क्या है, नोट पाया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ये बेसिकली जी टाइप का कन्फिग्रेशन बनाएगा और ये यू टाइप का कन्फिग्रेशन बनाएगा। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो तरीके के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बन गए हैं। तो इसी को अगर आप उसमें देखना चाहें एटम के रूप में, जहाँ न्यूक्लियस को एग्जिस्ट कराते हुए देखना चाहें, तो आपको इसमें दिखाई देगा ये स्ट्रक्चर। देखिए इसमें, देखिए ये दोनों न्यूक्लियस हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए ये दोनों न्यूक्लियस हैं, चारों ओर इनके जो है का वो है, वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोड में आपको इंटरेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से अब बॉन्ड ऑर्डर है, तो अब मैं इसे ज़्यादा वो नहीं करूँगा, चूँकि मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रीवियस में आपने इसे पढ़ा है। हम इसको बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको करके दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, यानी कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर उसमें शो करेगा। तो इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए कि आप एक्साइटेड स्टेट में अगर हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। देखिए कुछ बॉन्ड ऑर्डर और उसकी कुछ एनर्जीज़ आपको यहाँ दिखाई गई हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उतने में आपको बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा दिखाई देगी। देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 में 431 है, बॉन्ड ऑर्डर हाफ है तो कम है, ठीक है ना, और उसी तरीके से ये भी हाफ है तो इसमें कम है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज़ और देखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ हल्का सा, आप ध्यान दीजिए, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है और इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, ठीक है ना। लेकिन आपको दिखाई देगा हाफ बॉन्ड ऑर्डर होने के बावजूद इसकी जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी 251 है और ये 255 है। इसका मतलब क्या है, द H प्लस, ओके, H प्लस जो मॉलिक्यूल है विच इट इज स्लाइटली मोर स्टेबल, ठीक है ना, देन He प्लस। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और 1 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये दिख रहा है आपको, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना He2 में, लेकिन He2 प्लस में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 1 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए हम बनाते ज़रूर हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एनर्जी डिफरेंस में, बट इट मीन्स दैट द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are somewhat more anti-bonding. It means that the energy difference is somewhat in higher energy in comparison to the bonding molecular orbital in lower energy, ठीक है ना। इसलिए ये लोअर एनर्जी में देखिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है, इसलिए क्या आपको दिखाई दे रहा है 255 दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और इसलिए क्या कर रहा है, थोड़ा डीस्टेबलाइज करा रहा है सिस्टम को, इसलिए आप देख रहे हैं 251, यानी बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का समान है, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का समान है, फिर भी बॉन्ड एनर्जी इसमें थोड़ी सी कम है। और उसी प्रकार से फिर अगर हम आपसे पूछें कि अगर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की क्या स्थिति होगी, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट H2 मॉलिक्यूल में यदि 2 मॉलिक्यूल 2 बॉन्डिंग में थे तो एक एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, वैसे में बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ये जो मॉलिक्यूल है वो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इट फ्लाई अपार्ट, यानी एक दूसरे से अलग हो जाएगा और जो है ये बॉन्ड नहीं बनाएगा और टूट जाएगा। तो आज हमने आपको कोवेलेंट बॉन्ड
और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में किस प्रकार से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है वो बताया। और नेक्स्ट सेशन में जब हम अगला ट्यूटोरियल लेंगे तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी स्टडी करके बैठेंगे और तब हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जब होता है H2+ का जो ट्रीटमेंट है उसको हम बताएंगे। और ये बताने का प्रयास करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया है कि क्वालिटेटिव एक्सटेंशन ऑफ H2 यानी कि बैलेंस बॉन्ड अप्रोच में जो बातें बताई गई हैं और वो जो कंसेप्ट है और उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ जाने का जो कंसेप्ट है उसमें हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।